हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर नंबर 3 है। हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपको क्लास 7 की ज्योग्राफी चल रही है। हम लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 है। ये SCRT चल रही है, BPSC यानी बिहार में ये बुक जो है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया हुआ था TRE 3 का, तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपको SCRT प्लस NCRT ही पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन GK GS के पूछे जाएंगे। तो SCRT जो है आपको 2 बजे क्लास मिलती है, इसमें हम लोग SCRT सीरीज चल रही है। साथ ही साथ जो आपको 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग NCRT डिस्कस कर रहे हैं। तो आप दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका GK GS अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा GK GS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका मॉडल हिस्ट्री हो गया, देन आपका ज्योग्राफी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉपर तरीके से इसको ही डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको बुक फॉलो करनी होगी, तभी जाके आपका GK GS कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 2 बजे आपको टाइम पे क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें लोग NCRT, और 2 बजे जो क्लास मिलती है इसमें हम लोग SCRT डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें बात ये कही गई आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। ठीक है, जो आंतरिक बल होता है उससे जो भू आकृतियां बनती हैं उसके बारे में चैप्टर में दिया गया है। तो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कहानी दी गई है। कहानी के तौर पे बच्चों को समझाने के लिए कहानी के तौर पे ये बुकें प्रिंट होती हैं, लेकिन हमको कहानी पढ़नी नहीं है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमको वो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। इसमें बात ये कही गई हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो कुछ दूर जाती हैं, तो कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है उस पे क्या है, प्लेटों की प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, और जो प्लेटें हैं वो गतिमान रहती हैं, यानी गति करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कुछ प्लेटें होती हैं वो एक पास आ जाती हैं या फिर दूर चली जाती हैं, और कुछ जो है आपस में टकराती भी हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं, यानी जब भूकंप आता है तो आपने देखा होगा कई ऐसे भूभाग होते हैं जो धंस भी जाते हैं। ठीक है, तो कई ऊपर उभर आते हैं। ये घटनाएं यदि मानो बसाव वाले क्षेत्र में होती हैं तो अत्यंत विनाशकारी होती हैं, यानी जहाँ पे लोग निवास करते हैं, अगर ये वहां पे भूकंप आता है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा लोगों का नुकसान करता है, जान भी लोगों की चली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भूकंप जो है वो किसको कहते हैं। आगे चलते हैं, जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का जो है स्थान पता कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता और भूकंप कौन से स्थान पे आया हुआ इसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो ये ध्यान रखना कि जो भूकंप की तीव्रता है सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, और जो रिक्टर पैमाना है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। सबसे पॉइंट ध्यान कौन सा रखना, इकाई कौन सा है और मापने का पैमाना क्या है। तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, कि कितनी तीव्रता में भूकंप आया हुआ है, और जो रिक्टर पैमाना है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ये ध्यान रखना कौन सा इकाई है और कौन सा पैमाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है भूकंप मापने की जो है इकाई क्या है, तो आपका रिक्टर हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापते हैं, वो आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से आपका क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता, एंड जो इसकी इकाई होती है वो आपका रिक्टर पैमाना है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। अब जो ये मानचित्र आप देख रहे हैं इसमें बात ये कही गई कौन से क्षेत्र पे सबसे ज्यादा भूकंप की जो संभावना है और कौन से क्षेत्र में भूकंप की संभावना कौन से क्षेत्र पे कम है। तो सबसे सेफ जोन कौन सा है और सबसे जो है खतरनाक जो है जोन कौन सा है,
तो ये आपका अत्यधिक है, इस पे मतलब क्या रहता है कि भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है। ये अधिक जोखिम वाला, ये मध्य है, और ये कम जोखिम वाला, यानी जहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं ये कम जोखिम है, यहाँ पे कम भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे ये बना हुआ यहाँ पे अत्यधिक आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। तो ये कितने जोन में बटा है, ये 4 जोन में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है, भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से उत्पन्न बाहर की और तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाती है। ठीक है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहां सर्वाधिक जो है क्षति होती है। क्या होता है, जो सबसे ज्यादा कंपन होगा, यानी सबसे ज्यादा जो भूकंप देखने को मिलेंगे वहां पे, तो सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान भी होगा वहां, यानी कि सबसे ज्यादा वहां पे नुकसान भी आपको देखने को मिलता है जहां पे भूकंप आता है। तो भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी भूपर्पटी का वह नीचे का स्थान जहाँ पे कंपन शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के जो क्षेत्र हैं वहां पे भूकंप कहाँ पे ज्यादा आता है। तो भूकंप क्षेत्र जो है थर्ड के अंतर्गत क्या है, बक्सर हो गया, आपका भोजपुर है, रोहतास है, कैमूर है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा है, अलवर है और गया है। ठीक है, अगला जो है पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सिवान है, गोपालगंज है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर है, नालंदा है, बेगूसराय है, पूर्णिया है, कटिहार है, मुंगेर है, भागलपुर है, लखीसराय है, जमुई है, बांका है एवं खगड़िया है। ठीक है, जो 5 पे दिया गया है भूकंप क्षेत्र, जो 5 पे है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, सहरसा है, अररिया है, मधेपुरा है, किशनगंज है और दरभंगा है। तो ये ध्यान रखना कौन सा जो है राज्य किसके अंतर्गत आया हुआ, ये बिहार के जो भूकंप क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के बल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना पूछेगा, बस इतना पूछ लेगा, पृथ्वी के बल क्या है, आंतरिक बल एवं बाह्य बल है। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में पूछेगा नहीं, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, मे भी हो सकता है पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इस आंतरिक बल के अंतर्गत क्या आएगा, दीर्घकालीन भूसंकलन और अवसादी भूसंकलन आ जाएगा। फिर इसके अंतर्गत आएगा महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, या फिर आ जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल, यानी दीर्घकालीन जो भूसंकलन है इसके अंतर्गत 2 में डिवाइड कर दिया गया। फिर अवसादी बल जो है इसमें ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। ठीक है, अनाच्छादन जो है इसमें आपका ऋतुक्षय आ जाएगा और अपरदन। तो ये ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत क्या आया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है अभी तक, पर हो सकता है पूछ भी सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, प्लेटें पाई जाती हैं, उसी की वजह से टकराव होता है, तभी ये आपको भूकंप देखने को मिलता है। आगे जो बात कही गई, पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण जो है पदार्थ यानी जो चट्टानें वो पिघली अवस्था में होती हैं, यानी जब दाब पड़ता है और जब ताप लगता है तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर उनको हीट मिलती है तो वो पिघलने लगती हैं, जो चट्टानें होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, यानी वो मैग्मा का रूप ले लेती हैं। या सदैव गतिशील रहती हैं, यानी जो ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो क्या करती है, गतिशील रहती है, मूव करती रहती हैं। तो जहाँ कहीं भी पृथ्वी की जो परत है कमजोर होती है, यानी मान लीजिए कोई ऐसी सतह भी होगी पृथ्वी की जहाँ पे कमजोर होगी, तो उसी के धरातल से बाहर निकलने लगती हैं। तो किस रूप में निकलती हैं, धुएं के रूप में, भाप हुआ, राख है, आग है, गर्म तरल हो गया के रूप में बाहर निकलने लगती हैं। जो आग के रूप में निकलती है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जो अंदर ताप और दाब लगता है, जो चट्टानें होती है वो पिघलने लगती हैं, तो जो पिघलती हैं उसी को कहते हैं मैग्मा। ठीक है, और जो पृथ्वी की जहाँ पे सतह कमजोर होती है उससे बाहर निकलती हैं, आग के रूप में हो गया आपका, धुएं के रूप में, राख के रूप में, तो ये इस रूप में बाहर निकल आती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्वत के बारे में। जो पर्वत है इसमें बात ये कही गई, पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो। यानी पर्वत जो है उस श्रेणी या भाग को कहा जाता है जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होनी चाहिए। ठीक है,
जिसका शिखर क्षेत्र है संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका वलित पर्वत हो गया, भ्रंशोथ पर्वत हो गया, संचयन पर्वत हो गया, अवशिष्ट पर्वत हो गया। तो ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन से, नाम भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं वलित पर्वत के बारे में। देखिए, दो विपरीत दिशा से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पर्वत है और इस तरफ से भी बल लग रहा है, इस तरफ से भी बल लग रहा है, तो दो दिशा में जब विपरीत बल लग रहा होगा, ठीक है, तो उसमें संपीड़न बल उत्पन्न होता है। तो इसे पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं। जैसे कि आपका हो गया हिमालय रॉकी। तो ये ध्यान रखना, हिमालय रॉकी जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान रखना कौन सा पर्वत किसके अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। भ्रंशोथ पर्वत जो है, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोथ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसके उदाहरण कौन से हैं और भ्रंशोथ पर्वत के एग्जाम्पल कौन से हैं, ये आपसे पूछ सकता है या फिर मैचिंग में दे देगा कि कौन सा पर्वत किसका उदाहरण है, तो आपको मैच करना पड़ेगा। इसलिए डिटेल में अच्छे से समझना और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला जो है संचयन पर्वत, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंड होकर जब जम जाते हैं, यानी जो संचयन पर्वत होता है उसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी द्वारा निकले जो लावा होते हैं एंड जो अदर पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडे होकर जम जाते हैं। तो जो पर्वत जम जाते हैं ये पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे संचयन या फिर संचयन के पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का काली गंजारो। तो ये पर्वत भी नाम ध्यान रखना कौन सा पर्वत किसके अंतर्गत आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अवशिष्ट पर्वत। अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटे छटे रहते हैं। ठीक है, ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि। तो ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, अरावली पर्वत और आपका पारसनाथ की पहाड़ी। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पठार के बारे में। पर्वत के बारे में हो गया, अब हम लोग पठार के बारे में देख लेते हैं। पठार जो होते हैं, जो समुद्री तल या जो है समतल धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यानी मान लीजिए धरातल है, इससे एकदम ऊंचा प्रतीत होता है या खड़ी ढलान वाला होता है। इसके ऊपर सतह जो है काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे ही पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। यानी जो पठार होते हैं उनमें क्या रहता है, कभी छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। या पठार देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग पठार के नाम देख लेते हैं। महाद्वीपीय पठार या सिल्ड पठार, ठीक है, वयुगढ़ निक्षेप पठार हो गया, हिम नदीय निक्षेपण पठार हो गया, लावा निर्मित पठार हो गया, अंतर पर्वतीय पठार हो गया, गिरिपद पठार हो गया। तो ये जो है पठार के नाम है, इसको भी ध्यान रखना। जो छोटा नागपुर का पठार है वो जो है प्रसिद्ध पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार है एक प्रसिद्ध पठार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब हम लोग मैदान के बारे में देख लेते हैं। मैदान के बारे में जो बात कही गई है, यह गंगा का मैदान है। सामान्य ढाल एवं समतल भूभाग वाले क्षेत्र जो होते हैं मैदान कहलाते हैं। यानी जो सामान्य भाग हो, समतल जो होता है उसको क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। ये समुद्र तल से ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। यानी ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं। यानी जो मान लीजिए ये मैदान है पूरा, तो यहाँ पे एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। ये नहीं कि यहाँ पे काली मिट्टी, यहाँ पे दोमट मिट्टी है, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी मिट्टी है वो सब एक ही प्रकार की होगी, समतल होगी। ठीक है, उसी को मैदान कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। यानी कहीं कहीं पे देखा होगा आपका, ये मैदान जो है इसकी मिट्टी थोड़ी सी अलग होगी और जो ये मैदान होगा इसकी मिट्टी थोड़ा सा अलग होगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्र का अंतर देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान जो है समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो समुद्र तल जो है यानी जो मैदान है किसको कहते हैं वो भी आपने समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं यानी जो
क्वेश्चन दिए गए, थोड़ा बहुत हम लोग ये भी कर लेते हैं। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है, वो काफी प्रसिद्ध पठार है, ठीक है। भूसतल पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित जो है स्थान क्या कहलाता है? अधिक केंद्र कहलाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। भारत को कितने भूभाग मतलब भारत को कितने भूकंप तीव्रता के जो क्षेत्रों में बांटा गया? 4। अभी हम लोगों ने देखा था 4 जोन में बांटा गया है। कहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा जो है भूकंप आने की संभावना है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे बिल्कुल भी कम है, तो हम लोगों ने देखा था अभी मानचित्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो 4 भाग होते हैं यानी 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है ब्रह्मशोध पर्वत का, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान रखना कौन सा पर्वत है, किसका उदाहरण है। तो इससे आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि डाउट होगा वहां पे, क्योंकि ये लगेगा कि ये इसका हो सकता है वलित पर्वत का उदाहरण हो या फिर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो, तो इसलिए कौन सा पर्वत किसके अंतर्गत आता है ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जो आपका हिमालय है वो आपका वलित पर्वत होगा, ऐसे भी पूछ लेगा मैचिंग में, ठीक। तो इसलिए मैंने बोला है आप अच्छे से समझ लेना कौन सा पर्वत किसके अंतर्गत आता है। जो फ्यूजियामा है वो आपका संचयन पर्वत के अंतर्गत आएगा। अरावली जो है आपका अवशिष्ट पर्वत है। दक्कन जो है आपका लावा निर्मित पठार है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बाकी पूरा चैप्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रयोज के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। 10 और 11 जून को है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, क्योंकि 1 ही महीने बचे हुए हैं। 1 महीने में हम लोगों को थ्योरी साथ ही साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट करने, तो इसलिए हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल की क्लास को स्किप मत करना, कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वहां से आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 2 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने आपका लैंग्वेज जो पार्ट होता है वो कैसे डिस्कस करेंगे उसकी भी उसके भी हम लोगों ने प्रेस के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन वो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग उसको भी चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कल की क्लास से आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।